सर प्लीज चैप्टर नंबर 5 एंड वी वर स्टडीइंग अबाउट द सेल साइकिल। इधर देखें, सेल साइकिल में हमने दो फेजेस पढ़े थे। कौन कौन से? एक था इंटरफेस, जिसको हम कहते हैं नॉन डिविजनल सेल साइकिल, ठीक है, और दूसरा था हमारे पास एम फेज। तो जब हम एम फेज पे आते हैं तो फिर हम उसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। इधर देखें, so now today we are first going to discuss about the cell death। as I told you, मुझे देखें, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स वो क्या करते हैं, उनकी डेथ होती है। आई बात समझ में? अब जो डेथ है वो दो मेथड से हो सकती है सेल्स की। एक होती है, इधर देखें, ये लिखो ना सर, बाद में लिख दो। सेल की जो डेथ है वो दो वे से हो सकती है। एक को हम कहते हैं एपोप्टोसिस और दूसरे को हम कहते हैं नेक्रोसिस। मिसाल के तौर पे समटाइम्स क्या होता है, हमें कोई बीमारी लग जाती है। अब अगर किसी भी डिजीज की वजह से, इधर दैट इज फंगल और वायरल और बैक्टीरियल डिजीज, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाते हैं। आई बात समझ में? अगर वो सेल्स वहाँ पे किल होना स्टार्ट हो जाए तो सर्टेनली हमें वीकनेस आ जाती है। ऐसी डेथ, जो सेल्स की डेथ होती है, हम इनको कहते हैं कि क्या होती है, नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस में जो सेल्स होते हैं वो जानबूझ के नहीं मरते, बल्कि क्या होता है, उनकी डेथ कैसे होती है, एक्सीडेंटल डेथ होती है। या तो कोई बीमारी होती है, या फिर हमारा कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है फैक्टर एक्स एंड वाई से, लेकिन वो जानबूझ के उनमें जो डेथ है वो अगर नहीं होती। अब अगर सेल जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होती है तो हम इसको कहते हैं दैट इज बेसिकली द नेक्रोसिस। तो ये तो कभी-कभी होता है, दिस इज नॉट परमानेंट, ये हमेशा नहीं हो सकता। अब जो हमेशा होगा, सेल की डेथ जो अगर होती है, वो मेथड होता है एपोप्टोसिस। इसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस भी, यहाँ पर हम इसको कहते हैं ऑटोफेजी। अब इसमें होता क्या है, जो सेल्स होते हैं जब वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उन सेल्स के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, जो कि हमने सेल डिवीजन में पढ़ी थी, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। जब भी वो उन चेंजेस को रिकॉग्नाइज करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कमिट कर लेते हैं सुसाइड, यानी कि वो अपने आप को क्या करते हैं, मार देते हैं जानबूझ के। अब जो सेल्स होते हैं, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, हर सेल की अपनी अपनी लाइफ होती है। As I told you, किसी की 120 डेज, किसी की 200 डेज होती है, किसी की फॉर एग्जांपल 160 डेज हो सकती है। तो इतने जब दिन पूरे हो जाते हैं तो वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि हमारी क्या होती है, प्रोग्राम डेथ होती है। यानी कि एक मैकेनिज्म ऐसा रखा होता है प्लांट्स में और एनिमल्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, कि जब भी उन सेल्स का टाइम आता जाएगा वो डिवाइड होते जाते हैं। आई बात समझ में? अगर ये सेल्स डाई नहीं होते तो क्या होगा, तो लाजमी बात है वी विल फेस दी कैंसर, हम कहते हैं इसको, ठीक है, यानी कि डिजीज को हमें फेस करना पड़ता है। अब इधर देखें, हाँ, अब जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है, प्रोग्राम सेल डेथ मतलब ये सुसाइडल डेथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि इधर देखें, अक्सर आपने सुना होगा, मिसाल के तौर पे अगर बाल मेरे खराब हो गए तो ये हम टिंट करवा लेते हैं, फिर हम कहते हैं कि अच्छे बाल आएंगे। ऐसा ही है, इट मींस के होता क्या है, अगर सेल्स हमारे रिमूव हो जाते हैं तो दूसरे जो नए सेल आते हैं वो पुराने वाले सेल से ताकतवर होते हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी मैकेनिज्म होता है, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, उन सबको फ्रेश और यंग सेल्स चाहिए। अगर वो पुराने हो जाते हैं तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हमारे रेस्पिरेशन का सिस्टम हो गया, सब के सब वीक हो जाते हैं। So for the proper growth and development of all the metabolic activities of the living organisms, जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है, that is very important। आई बात समझ में? अब ये नोट कर लें, कहीं पे है बिलियंस और कहीं पे ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स। डेली बेस के मुताबिक ये इतने सेल्स कमिट करते हैं सुसाइड, यानी कि एक्सीडेंटल डेथ को छोड़ के ट्रिलियंस में जो सेल्स होते हैं वो डेली सुसाइड करते हैं। अब अगर वो सुसाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, उतने ही सेल्स नए भी बन जाते हैं हमारे पास। आई बात समझ में? अब अगर नए सेल्स बनते हैं तो वो क्या करते हैं, जो हमारे पुराने, जो उनके पेरेंट सेल्स होते हैं, वो आके उनका काम संभाल लेते हैं। आई बात समझ में? ये होगी हमारी सेल डेथ। यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि भाई सेल डेथ इज व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, और अगर वो
ना होगी तो कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं। अब इधर आ जाए, हमने इंटरफेस पढ़ा था। सेल के अंदर जो इंटरफेस के स्टेप्स मैंने पढ़ाए थे कौन कौन से, G1 फेज। G1 फेज में क्या होता है, जो सेल होता है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तेज हो जाती है, वो साइज उसकी इंक्रीज हो जाती है। कुछ उसमें से G0 फेज में चले जाते हैं, यानी कि मैच्योर हो जाते हैं और डिवाइड नहीं होते। कुछ S फेज में चले जाते हैं। S फेज में क्या होता है, एंजाइम सिर्फ जमा होता है। फिर वो G2 फेज में चले जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, G2 फेज में न्यूक्लियस भी डीएनए डबल होता है, रेप्लिकेट होता है, और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी डुप्लीकेट होते हैं, दो दो हो जाते हैं। तो सेल की साइज इतनी होती है तो वो बड़ी हो जाती है। आई बात समझ में। अब जब ये साइज बड़ी हो गई, अब सेल को पता है यहाँ तो मुझे मरना है, यहाँ मुझे डिवाइड होना है, लेकिन मरने से पहले वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा अपने आप को, देन इट विल कमिट सुसाइड। आई बात समझ में। अब जो वो डिवाइड करेगा इंटरफेस के बाद, उसको हम कहते हैं एम फेज। कौन सा होता है, एम फेज। एम फेज मैंने पढ़ाया था माइटोटिक डिवीजन में, ठीक है। अब ये जो माइटोटिक यहाँ पर एम डिवीजन होती है, इसके फिर हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, यहाँ पर दो फेजेस होते हैं, दो। एक को कहते हैं माइटोसिस और दूसरे को कहते हैं मायोसिस। ठीक है। अब सुने, इंटरफेस के मैंने फेजेस पढ़ाए थे, G1, G0 और S और G2, सही है। अब हम पढ़े एम फेज के फेजेस। एम फेज के कितने फेजेस होंगे, दो। एक हो गया माइटोसिस, दूसरा हो गया मायोसिस। अब थोड़ा याद करो, क्रोमोसोम्स कितने होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, 46 पेयर्स होते हैं 23। फिर मैंने उनके टाइप्स बताए थे, तो याद है मैंने कहा था 22 पेयर्स होते हैं सोमेटिक क्रोमोसोम्स, और जो एक पेयर होता है रिप्रोडक्टिव पेयर। आई बात समझ में। तो ये जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि सोमेटिक होते हैं, उन सब में जो डिवीजन होती है वो होगी माइटोसिस, 22 पेयर में। और जो एक पेयर रिप्रोडक्टिव बन जाता है उसमें क्या होगा, मायोसिस होती है, मायोसिस कहते हैं उसको, ठीक है। अब इसको मियोसिस भी पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखें अब होता क्या है, इधर देखो, माइटोसिस में जो पेरेंट सेल होता है, जो मैंने ऊपर लिखा है इसको पढ़ते हैं पेरेंट सेल, और नीचे वालों को डॉटर सेल्स। मिसाल के तौर पे इसमें पेरेंट सेल्स में क्रोमोसोम्स कितने, तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है, 2 क्रोमोसोम्स है। तो जो इसके डॉटर सेल्स बनेंगे उनके अंदर भी दो ही क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि माइटोसिस में क्या होता है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन कांस्टेंट इन द पेरेंट सेल्स एज वेल एज इन द डॉटर सेल्स, और डॉटर सेल्स कितने बनेंगे, 2। जबकि मायोसिस में क्या होता है, जो पेरेंट सेल होते हैं वो डिवाइड होते हैं 4 डॉटर सेल्स में, और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो आधे आधे हो जाते हैं। अगर वो 2 होते हैं तो वो 1 हो जाएगा, अगर वो 4 होते हैं तो वो 2 हो जाते हैं। इट मींस कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा हाफ हो जाता है। आई बात समझ में। अगर 3 हो, नहीं 3 नहीं होंगे, पेयर में होंगे हमेशा। अब सुने, अब अगर 2 होंगे क्रोमोसोम्स के पेयर तो इसको हम कहते हैं डायप्लॉइड, डायप्लॉइड से। आई बात समझ में। अगर कोई भी सेल है उसके अंदर 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उनको कहते हैं डायप्लॉइड, और अगर एक होता है तो हैप्लॉइड, चाहे ये हो या ये हो। हैप का मकसद होता है 1 और डाय का 2। तो यहाँ पे 2 होंगे क्रोमोसोम्स, 2 क्रोमोसोम्स एक डिवाइड हो गए, हैप्लॉइड सेल हो गए, और यहाँ पे 2 तभी मिलते हैं डायप्लॉइड सेल। सही है, डिफरेंस है ना सर। तो इधर देखें, प्लीज समझें, माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं हमेशा। और यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे आधे हो जाते हैं। अब क्यों होते हैं, हम जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे देन आई विल टेल यू। फिलहाल इसके आगे अभी माइटोसिस क्यों जरूरी होती है। माइटोसिस जो सेल की ग्रोथ होती है, यानी कि सेल जब बड़ा होता है, जो उसकी प्रॉपर ग्रोथ है, उसकी वर्किंग है, उसके लिए जरूरी होते हैं। अगर मुझे कहीं पे कट लग गया, दोबारा वापस स्किन आ जाती है, वो माइटोसिस की वजह से आती है। अगर मुझे बीमारी हो गई
कुछ मेरे सेल्स जो है व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, कोई भी खत्म हो गए तो वो ब्लड के सेल्स कौन प्रोवाइड करेगा? माइटोसिस प्रोवाइड करेगा। जो सेल बचे जाते हैं वो अपने आप को डिवाइड करके और क्या करते हैं, सेल्स की जो कमी होती है वो पूरी कर देते हैं। ठीक है, मायोसिस क्यों जरूरी होती है? ये जेनेटिक वेरिएशन के लिए जरूरी होती है। जेनेटिक वेरिएशन का मकसद क्या हो गया? मिसाल के तौर पे हमने एक बीज उठाया, अगर हम चाहते हैं कि ये जो अगर हमारा गार्डन है वो कंप्लीट हो, अगर हमने एक पौधा निकाल दिया तो वो तो खत्म हो गया, लेकिन हम क्या करते हैं उनके सीड्स को दोबारा लगा देते हैं ताकि वो दोबारा से ग्रो करें। तो जेनेटिक वेरिएशन के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए हमारे पास मायोसिस इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ सेल्स बनते हैं और यहाँ पे रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्शन का मकसद क्या हो गया कि जेनेटिकली वो नए सेल्स आ जाते हैं। बिल्कुल आई बात समझ में? अब इधर आ जाए तो इनके हमने दोनों के इंपॉर्टेंस भी पढ़ ली। भाई जो सोमेटिक डिवीजन होती है यानी कि 22 पेयर्स होते हैं, वो सिर्फ हमारे सेल्स की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, रिपेयरमेंट के लिए जरूरी होते हैं, ब्लड के सेल्स जैसे हो गए इनके लिए जरूरी होते हैं। जितने भी मैंने एग्जांपल्स बताए, कट लग गया उनको गाउंस को सही करने के लिए ये वाली डेवलपमेंट होती है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल नया लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाए तो उसके लिए हमें मायोसिस में जाना पड़ता है। आई बात समझ में? तभी जो मायोसिस होता है इट इज रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स। मैं ये सारा डिटेल में बताऊंगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि नया लिविंग एक पौधा हमने निकाल लिया, उसमें से बीज है अगर वो हमने लगाया, अब ये लगाया तो जो नया पौधा निकलेगा वो मायोसिस की वजह से निकलेगा। और यहाँ पे जो एक ही पौधा है उसके अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, मिसाल के तौर पे हमने एक पत्ता तोड़ लिया तो वहाँ पे दूसरा पत्ता आ जाता है, तो ये होता है माइटोसिस। आई बात समझ में? यहाँ पे बिल्कुल रिप्रोड्यूस हो गई, यहाँ पे सिर्फ सेल्स क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। क्लियर है बात? अब जो माइटोसिस होते हैं इनको हम दो टाइप्स में फिर डिवाइड करते हैं, यानी कि ये डिवीजन होती है। पहले अब इधर देखिए हमने पढ़ा हुआ है सेल में क्या होता है, पहला हो गया न्यूक्लियस और फिर ये हो गया साइटोप्लाज्म। इनमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? क्योंकि न्यूक्लियस सबको करता है कंट्रोल। तो जब भी सेल डिवीजन होगी हम इंटरफेस में चले जाते हैं वापस। इंटरफेस में क्या हुआ, डीएनए में डबल हो गया, लेकिन वो मौजूद कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस क्रोमोसोम, लेकिन वो भी तो न्यूक्लियस में हुआ। सेल ऑर्गेनल में डबल हो गए। अब अगर सेल ऑर्गेनल तो बाहर पड़े हैं ना, पहले वो अलग अलग हो जाते, डिवाइड हो जाते, डॉटर सेल्स में चले जाते, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। सबसे पहले जब भी सेल डिवाइड करता है तो पहले उसके न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं। आई बात समझते हैं? हाँ, जो मेन पार्ट है तो जो न्यूक्लियस होगा इंटरफेस के बाद वो जब डिवाइड होता है तो हम इसको कहते हैं कि कौन सी डिवीजन होती है? कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मकसद होता है न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड होता है। जब न्यूक्लियस अपने फेजेस कंप्लीट कर लेगा देन जो उसके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं। तो जब सेल ऑर्गेनल्स डिवाइड होते हैं तो हम उनको कहते हैं, ये हमारी क्या होती है? साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस का मकसद क्या हो गया कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोप्लाज्म यानी कि ये वाले डिवाइड होते हैं सेल ऑर्गेनल्स, वो बाहर वाले, लेकिन इससे पहले ये हो गया। अभी तक देखें, लेकिन साइटोप्लाज्म तक पहुंचने के लिए हमें न्यूक्लियस को डिवाइड करना पड़ेगा और वो जो न्यूक्लियस होता है इन सब में से गुजरता है। पहला प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टेलोफेज होता है। अब हम जो कल पढ़ेंगे वो इस लेक्चर को आगे लेके चलेंगे कि कैरियोकाइनेसिस में ये जो स्टेप्स हैं, सेल्स में कौन कौन सी चेंजेस आएंगी, यहाँ पे सेल कैसे चेंज होगा, यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे कैसे होगा और यहाँ पे कैसे होता है। इधर देखें, अगर जो मायोसिस होता है यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल डिवाइड होता है तो उसमें फिर दो स्टेजेस होते हैं, जैसे यहाँ पे भी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे भी दो स्टेजेस होती है, पहले को कहते हैं फर्स्ट मैटिक डिवीजन और दूसरे को कहते हैं सेकंड मैटिक डिवीजन। ये जो फेजेस है ये यहाँ पे रिपीट होते हैं। पहले मायोसिस में सेल दो दफा डिवाइड होता है, दो दफा। आई बात समझ में? पहली दफा भी डिवाइड होगा, जो डॉटर सेल्स बन जाएंगे वो दोबारा डिवाइड होते हैं और ये वाले स्टेजेस पर करते हैं। तो जब हम डिटेल में जाएंगे तो इनको पढ़ेंगे, फिलहाल हम इसको आगे लेके चलेंगे।
बिल्कुल नहीं, फंक्शन अलग अलग होगा, अलग बात है। अब वो क्या क्या चेंजेस आएंगे वो तो हम पढ़ेंगे ना कि डिफरेंस क्या है वो पता। इधर देखें भाई, सेल यूनियन में जो एम फेज होता है यानी कि माइटोटिक यूनियन, उसमें दो फेजेस होते हैं, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मायोसिस। माइटोसिस में पेरेंट में सिर्फ दो डॉटर सेल्स बनते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं पेरेंट और डॉटर सेल्स में। और मायोसिस में पेरेंट सेल डिवाइड होता है 4 डॉटर सेल्स में और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं एज कंपेयर टू दी पेरेंट सेल। ये वाली डिवीजन सोमेटिक जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे उनसे रिलेटेड होती है और ये वाली रिप्रोडक्टिव सेल से रिलेटेड होती है। इसमें अब ये वो मैं बताऊंगा जब के डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल आपको एक बताओ। ये वाली सेल डिवीजन रिलेटेड होती है ग्रोथ के साथ और ये वाली डिवीजन रिलेटेड होती है रिप्रोडक्शन के साथ। इसमें दो फेजेस होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके लिए स्टेजेस होते हैं, फिर होता है साइटोप्लाज्म डिवाइड। ओके, तो